ने सवाल अपने एनालिस्ट के सामने कुछ यूं रखा है कि क्या इस बार इस मामले को संजीदगी से हल किया जाएगा, हाँ या नहीं के ऑप्शंस हैं हमारे एनालिस्ट के पास, लेकिन जनरल कमेंट भी कर सकते हैं। और पैनल पर आज हमारा साथ देंगे मजहर अब्बास साहब, बाबर सत्तार साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा, महमद सरफराज साहिबा और इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ होंगे। तो भट्टी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। वैसे तो दो पहलू हैं इस गुफ्तगू के, एक कानूनी एक सियासी, लेकिन पहले सियासी से आगाज़ करते हैं। तो क्या आपको लगता है तू मैं से बात आगे बढ़ेगी? जी मैडम शेख, इस मरतबा बढ़ेगी, लेकिन उससे पहले कि मैडम शेख, जहां ख्वाजा बरादरान के 87 सफाती फैसले के चंद दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर नैब पर तहफ़्फ़ुज़ात, सवालात की बारिश की, कमियों कोताहियों की निशानदेही की, तनकीद की, वहाँ चीफ जस्टिस साहब ने नई 120 एहतसाब अदालतों से मुतल्लक भी कहा कि काबीना से मंजूरी लेकर 1 माह में जजेस की तकर्री शुरू की जाए और नैब कवानीन बनाए जाएं। मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा कि कच्चे पक्के केस बनाकर अदालतों में भेज दिए जाते हैं। यहाँ मुझे जस्टिस खोसा भी याद आ रहे हैं, जिन्होंने कहा था कि अगर तमाम जजेस सुबह पूरी 24 घंटे भी बैठें तो इतने केस हैं कि ख़त्म ही नहीं हो पाएंगे। अच्छा मैडम शेख, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्ट जमा करवा चुकी है कि 24 एहतसाब अदालतों में 975 नैब रेफरेंसेस ज़ेर समात हैं। 24 अदालतें, 975 रेफरेंस केसेस, 900 अरब के केसेस। अच्छा, इस बार वजारत कानून ने कहा कि नई अदालतों के लिए 2 अरब 86 करोड़ दरकार होंगे। और चीफ जस्टिस साहब ने कहा ये पैसे चूज़े की खुराक के बराबर हैं। वैसे लकी है चूज़ा वो। ये जो उन्होंने कहा कि ये जो पेंडिंग केसेस हैं, जब नैब जीतेगा तो 1000 अरब की रिकवरी हो सकती है। यहाँ एक बड़ा सवाल है मैडम शेख, हम भी नैब पर रोज़ तनकीद करते हैं, नैब को रोज़ झाड़ भी पड़ती है। यहाँ जो 975 केसेस या रेफरेंसेस नैब भिजवा चुका है, जिनका 1 माह में अदालतों ने करना था फैसला, तो वो क्यों पड़े हुए हैं? ये किसका कसूर है? ये नैब का कसूर तो नहीं है, ये तो उन एहतसाब अदालतों का कसूर है जिन्होंने एक महीने में इनका फैसला करना था। अच्छा, वो पहले भी मैं इस पर बात कर चुका हूं कि वो जो मॉडल कोर्ट्स जस्टिस खोसा बना गए, जिसके इंचार्ज वो डीजी सोहेल नासिर थे, देख लें क्या कमाल काम किया। जरा फील्ड में निकलें, उन जिलों में जाएं जहां ये मॉडल कोर्ट्स थे। लोग बिलीव मी, जस्टिस खोसा और डीजी वो जो सोहेल नासिर है, उनको झोलियां उठा उठा के दुआएं दे रहे हैं। एक माँ मुझे मिली, मैंने उसको देखते ही अंदाज़ा लगाया कि अगर मेरी माँ जिंदा होती तो वो इतनी उम्र की होती और इसी तरह की होती। उस माँ ने मुझे कहा कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे 1 महीने के अंदर अंदर मेरे बेटे को इंसाफ मिल गया है। अब हमारा निज़ाम इंसाफ क्या है कि एक दिन पिंडी में माँ बेटे पर तशद्दुद करता है और अगले दिन उसकी अबूरी जमानत मंजूर हो जाती है। मुझे समझ नहीं आया कि माँ पर तशद्दुद करने से बड़ा जुर्म कोई हो सकता है, लेकिन अगले दिन ही अबूरी निजामत उसको जमानत मिल जाती है। तो मैं हैरान हूँ जज साहब पे भी और इस अपने निज़ाम इंसाफ पर। ठीक है। अच्छा, जो मैंने बात की वो ये थी कि इस बार संजीदगी से काम हो रहा है। पहले भी बताया था कि लाहौर में एक ताजर के घर शाहिद खाकान अब्बासी मुस्लिम लीग नून की तरफ से, फारूक नायक पीपल्स पार्टी की तरफ से, यानी दोनों अपने अपने वफद की सरबराही कर रहे थे। नैब तरमीम पर मुलाकातें हुई, एक ड्राफ्ट बना, शेयर हुआ, बैरून मुल्क भी वो ड्राफ्ट गया, उसमें गलतियां निकली, फिर नया ड्राफ्ट बना। ये ड्राफ्ट अब मैं इसलिए नहीं बताऊंगा कि मैंने देखा है, क्योंकि वो सारा अंग्रेजी में था और मेरी अंग्रेजी आपको पता ही है। ये ड्राफ्ट अब पार्लिमानी कमेटी में डिस्कस होगा। अगर ये लागू हो गया, नाफिज हो गया, तो तहरीक इंसाफ 90% लोग खुश होंगे क्योंकि वो बच जाएंगे। इमरान खान खुश होंगे कि निज़ाम मईशत चल जाएगा। मुस्लिम लीग खुश हो जाएगी कि हाउस ऑफ शरीफ समेत सब बच जाएंगे। पीपल्स पार्टी खुश होगी कि जरदारी साहब एंड कंपनी बच जाएगी। ताजर ब्यूरोक्रेसी खुश होंगे। एहतसाब भी खुश होगा कि इसका रोज़ रोज़ हम जो मजाक उड़ाते हैं वो ख़त्म हो जाएगा। नैब भी खुश होगा, जब दांत ही नहीं रहेंगे तो लोहे के चने ना मुंह में डालेगा ना उन्हें चबाएगा, चबाने की कोशिश करेगा। और जब ये नैब तरमीम लागू या नाफिज होंगी तो फिर 18वीं तरमीम की तरफ आया जाएगा। ये फ्री लंच नहीं है, ये फ्री लंच नहीं है। फिर 18वीं तरमीम की तरफ आया जाएगा और उसमें 2 या 3 या 4
ترامیم کی جائیں گی. لہٰذا اس بار بڑی سنجیدگی سے کام ہو رہا ہے. کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, لیکن 60% کام ہو چکا ہے اور آگے اس پر سنجیدگی سے کام ہو رہا ہے. جو دعوے کر رہے ہیں آپ بھٹی صاحب, ٹھیک ہے, مظہر عباس صاحب کی طرف پوائنٹ لے کے چلتے ہیں. مظہر صاحب, بھٹی صاحب نے بڑی اندر کی خبریں شامل کی ہیں اور بتایا کہ ایک ایسا ڈرافٹ تیار ہوا. بھٹی صاحب نے مبینہ دعویٰ کیا ہے کہ ایک ڈرافٹ بھی تیار ہو گیا اور تمام پارٹیز, تمام سٹیک ہولڈرز اس سے بڑے مستفید ہونے والے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے؟ کچھ بھی ہو جائے بزدار صاحب تبدیل نہیں ہوں گے, پہلی چیز تو یہ. دوسری بات یہ کہ دیکھیں, یہ ہے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ. یہ ہے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ. اس وقت سب کا انٹرسٹ یہ ہے کہ وہ احتساب سے بچیں. نیب کا انٹرسٹ یہ ہے کہ احتساب نہ ہو یا اپنے مطلب کا ہو. اس ملک میں کوئی بھی احتساب نہیں چاہتا. اس ملک میں کوئی بھی ادارہ احتساب نہیں چاہتا, اس لیے کہ بحیثیت سوسائٹی ہم اتنے کرپٹ ہو گئے ہیں کہ میں کس کی طرف دیکھوں. جس ادارے کی طرف دیکھتا ہوں وہ کرپٹ ہے. جس طرف بھی میں جو ہے وہ کہوں کہ ہاں اس سے کروا لیں تحقیقات, پتہ چلتا ہے وہاں بھی معاملہ گڑبڑ ہے. کیونکہ اتنی میسو کرپشن ہے کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. اب جس انڈسٹری کو پرائم منسٹر بہت ریلیف دینا چاہ رہے ہیں, ذرا جا کے دیکھیں تو زمینوں کی بندرباٹ اس ملک میں کس طرح ہوئی ہے. اب انہی کو ریلیف مل جائے گا, وہی بہتر, ان کو ہر طرح سے چھوٹ مل جائے گی. اور بھٹی صاحب چوزے کی تلاش میں رہیں گے, وہ چوزہ بھٹی صاحب کو نہیں ملے گا. اس چوزے کا تھوڑا سا حصہ بھی ان کو نہیں ملے گا, یہ طے ہے اس چیز میں. تو دیکھیے, اس ملک میں کوئی بھی اس طرح کا قانون, کیونکہ ہمارے یہاں 77 سے لے کے آج تک احتساب کے نام پہ صرف وکٹمائزیشن ہوئی ہے, احتساب نہیں ہوا. جس طرح میں نے شروع میں کہا تھا کہ کیونکہ کوئی احتساب نہیں چاہتا, صرف احتساب کا نام استعمال ہوتا ہے, نیب کا نام استعمال ہوتا ہے, اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کا نام استعمال ہوتا ہے, FIA کا نام استعمال ہوتا ہے. لیکن اگر آپ اندر جائیں تو صورتحال بالکل جو کی تو نظر آتی ہے. تو لہذا جب یہ بات کی جاتی ہے کہ نیب کو ختم کر دو, چیئرمین نیب کو اٹھا کے پھینک دو, میں خود نیب سے بالکل مطمئن اس لیے بھی نہیں ہوں کہ مجھے اندازہ ہے. پھر نیب کی عدالتوں کی نیب کی پہلے دن سے مسئلہ کیپیسٹی کا ہے, کیپیبلٹی کا ہے. یہی صورتحال احتساب عدالتوں کی بھی نظر آتی ہے. اب 120 ججز کو آپ لے کر آئیں جو اپ رائٹ ججز ہوں, جن کو وائٹ کالر کرائم کا پتہ ہو, وہ آپ کہاں سے لائیں گے؟ پھر دوسری بات سب سے امپورٹنٹ بات یہی ہے کہ آپ کی پروسیکیوشن ایجنسیز کہاں سے آئیں گی جو انویسٹیگیٹر. تو اتنی زیادہ چیزیں خراب ہو چکی ہیں کہ آپ آج قانون بنائیں گے, اور سب سے اہم بات یہی ہے کہ اچھا قانون ہی نہیں بنا پاتے. آپ اچھا قانون بنائیں گے تو اس کی امپلیمنٹیشن کی طرف جائیں گے. دوران سماعت مجھے نہیں پتا بھٹی صاحب نے ڈرافٹ دیکھا ہوگا, میرے سامنے ایسا کوئی ڈرافٹ نہیں ہے, لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ اینٹی ٹیررزم لا جب بنایا گیا تھا تو یہ کہا گیا تھا کہ 1 ہفتے میں فیصلہ دے گی اینٹی ٹیررزم کورٹ. وہ مہینے میں تبدیل ہوا, پھر سال میں گیا, اور پھر سالوں میں چلا گیا. تو یہاں بھی یہی سلسلہ چلتا رہے گا. اچھا, آپ نے جو ابھی پروسیکیوشن کی بات کی نا, دوران سماعت قابل فاضل ججز نے بھی یہی سوالات کچھ اٹھائے ہیں اور بڑے سنجیدہ سوالات ہیں. بابر ستار صاحب, آپ کی طرف لے کے آتے ہیں. جب پوچھا گیا پروسیکیوشن سے متعلق اور عدالت نے ریمارکس دیے, خاص طور پہ جسٹس گلزار احمد نے, تو انہوں نے کارکردگی پہ سوال اٹھائے. پروسیکیوٹر جنرل نیب نے یہ جواب دیا کہ جی ہمارے پاس فنڈز ہی نہیں ہیں, تو پروسیکیوٹرز کیسے اچھے بھرتی کریں گے؟ فنڈز ہوں گے تو ہم کچھ کریں گے, لیکن اب ہم امریکہ اور برطانیہ سے ان کی ٹریننگ کروانے جا رہے ہیں, شاید معاملات بہتر ہو پائیں گے اس کے بعد. نہیں, میں مظہر صاحب سے اگری کرتا ہوں, معاملہ بہتر نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے, قانون ایک ٹول ہوتا ہے, اس ٹول کو آپ یوز بھی کر سکتے ہیں اور اسے ابیوز بھی کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ تو ہم یہ اوزار اس لیے بناتے ہیں تاکہ ہم اسے ابیوز کر سکیں. سو مقصد احتساب تو ہے نہیں, مقصد تو انتقام ہے. اگر آپ احتساب کا اچھا قانون بنائیں جو ایک سٹینڈرڈ طریقے سے اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے استعمال کیا جائے, اس کے سٹینڈرڈ پرنسپلز ہوں, جو کوئی شخص بھی ہو ملک میں, جو پبلک آفس ہولڈر ہو,
उन सब के ऊपर अगर आप अप्लाई करें और प्रिंसिपल्स भी स्टैंडर्ड तरीके से अप्लाई करें तो फिर तो बात समझ आए। लेकिन यहाँ पे तो हमने ये सारी की सारी रिजीम बनाई ही मैनिपुलेशन के लिए है, और एक पूरी तारीख है जो सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस मकबूल बाकिर के फैसले में अभी उन्होंने वो सारी डिटेल एक्सप्लेन की है 1947 से स्टार्ट करते हुए कि ये कैसे जो अकाउंटेबिलिटी के लॉज बने उन्हें कैसे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया। तो जब आपका मकसद ही एक चीज को कंट्रोल करना है, एक एक्टिविटी है पॉलिटिकल एक्टिविटी मुल्क की, उसमें जो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हैं उन्हें कंट्रोल करना मकसद है, उन्हें अकाउंटेबल करना मकसद नहीं है। अगर वो राय रास्त पे आ जाएं, वो पार्टी ज्वाइन कर लें जिस पार्टी का अंदिया दिया जा रहा है उन्हें, तो सब कुछ ठीक हो जाता है, खत्म हो जाते हैं मुकदमे, कोई नैब के नोटिस नहीं आते, कोई एहतसाब अदालतों में जाने की बात नहीं होती। तो इस तरह के कवानीन जो हैं वो जाहिर है उन्हें जब मकसद आप कैसे एक मीर शकील रहमान को बंद रखेंगे 100 दिन 3 महीने, एक जब तक आपने ट्रायल भी स्टार्ट नहीं किया, यानी व्हाइट कॉलर क्राइम की एक बुनियादी बात है ना, आप लोगों को क्यों बंद रखते हैं। और ये मेरे भाई भट्टी साहब, इन्हें शायद बेल लॉ के ऊपर किसी दिन इनके साथ तफसीली नशिस्त करनी पड़ेगी। आप लोगों को कन्विक्शन से पहले पनिशमेंट नहीं देते। आप फेयर ट्रायल का क्या मकसद है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि आप किसी को ट्राई कीजिए, उसके बाद एक अदालत जब पनिश कर दे उसके बाद उसकी पनिशमेंट स्टार्ट होती है। यहाँ पे मुकदमे चलते नहीं है, आपने मुकदमे बनाए नहीं होते, यानी कि आपने एक रेफरेंस ही फाइल नहीं किया और आप उसे बंदे को 3-3 महीने 6-6 महीने साल जेल में बंद रखते हैं, मुकदमा ही नहीं बनता उसके ऊपर, बाद में उसे छोड़ देते हैं, वो साल का हिसाब कौन देगा। सो बेल के कानून का मकसद ये है कि आप क्यों किसी को बंद करेंगे। अगर उसके खिलाफ कोई ऐसी चीज है, कोई टेररिस्ट है कि वो निकल के माशरे में फसाद फैलाएगा या फिर कोई और इस तरह की बात, पावर साहब यही जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन के साथ इंटरफेयर करेंगे। यहाँ प्राइवेट लोगों को उठा के जेलों में बंद कर देते हैं और उसके बाद आप कहते हैं जी बेल इसकी क्यों, वो अपने आप को इनोसेंट प्रूव करे। तो इस तरह से जब आप निजाम को चलाएंगे तो जाहिर है उसके ऊपर शक्कू को शुबात भी रहेंगे और नियतों के ऊपर भी शक्कू को शुबात रहेंगे। ठीक है बाबर साहब, ये पॉइंट लेके चलते हैं महमल के पास। महमल, प्रोसीजरल एरर्स या प्रोसीजरल खामियां के ऊपर हम बड़ी दफा बात कर चुके हैं, लेकिन अब मौका मिला है मिल बैठने का हुकूमत और अपोजिशन को इस मामले के ऊपर इस्लाहात लाने का। क्या आपको लगता है हो सकेगा? देखिए अलीना, जो अभी सामने नजर आ रहा है उससे तो लगता है कि शायद अपोजिशन और हुकूमत करना भी चाहती है और उसकी वजूहत भी है। देखिए नून लीग जो है वो एक ये पूरा प्रोसेस भुगता रही है, केसेस आपको पता है। फिर पीपल्स पार्टी तो कंसिस्टेंट रही है, वो तो जब हुकूमत में भी थे और जब अपोजिशन में भी थे, उन्होंने तो दोनों बारी ये कहा था कि इसको बदल दें। नून लीग तब नहीं मानती थी जब वो खुद हुकूमत में थे। अब पीटीआई को भी शायद ये एहसास हो रहा है कि आगे जाकर अगर उनकी हुकूमत नहीं रहती, जब अगली हुकूमत आएगी तो वो भी फिर इनके खिलाफ ये इस्तेमाल कर सकती है जिस तरह अभी हो रहे हैं अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल। तो ये मामला जरा हाथ से निकल ना जाए, तो शायद इसलिए हुकूमत और अपोजिशन बैठकर इसके ऊपर बात भी कर रही है। देखिए लेकिन असल चीज क्या है, इसके अंदर असल 2-3 मसाइल हैं। वो बाबर ने और बाकियों ने भी इसकी काफी बात जिक्र किया है। नैब लॉ और जो इंस्टीट्यूशन है नैब का, वो मेरे ख्याल में पता नहीं ठीक हो सकता है कि नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम ही जो है वो एक तो फ्लॉड है, दूसरा ये कि उसके अंदर राइट्स वायलेशन इतनी ज्यादा होती है। अभी बाबर ने भी बात की, हो सकता है ये कमेटी बहुत अच्छा काम भी करे, लेकिन जो असल चीज चाहिए वो एक कॉम्प्रिहेंसिव डिबेट चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर भी पार्लियामेंट के बाहर भी, कि इसको अगर नैब का लॉ कानून तरमीम भी करते हैं या खत्म करके इसको अगर रिप्लेस करते हैं तो वो एक एफिशिएंट एक ऐसा सिस्टम लेकर है अकाउंटेबिलिटी का। देखिए एहतसाब सब कहते हैं एहतसाब होना चाहिए, कोई ये नहीं कह रहा एहतसाब देना चाहिए। एहतसाब का सिस्टम ऐसा लाए जिसके अंदर राइट्स की वायलेशन ना हो, जिसके अंदर जो है देखिए मुशर्रफ साहब ने जो ये पूरा कानून बनाया था वो तो था ना एक आर्म ट्विस्टिंग के लिए। चेयरमैन की पावर लामहदूद इख्तियारात हैं उसके, पहले तो आप उसको ठीक करें, इतने ज्यादा इख्तियारात नहीं हो सकते। फिर जिस तरीके से अरेस्ट किया जाता है, डिटेंशन, रिमांड पीरियड, बेल का पूरा जो सिस्टम जो बाबर ने अभी पूरा समझाया भी है। फिर एक और चीज इसके अंदर होती है, एक तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इससे कहा कि तफ्तीश के दौरान क्या क्या प्रॉब्लम है। एक तो तफ्तीश सही नहीं होती, तफ्तीश का सिस्टम सही करें। और तीसरी चीज जो हमारे यहाँ एक मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है, अभी तफ्तीश शुरू हुई है और फिर उसके बाद वो खत्म भी हो गया, केस भी नहीं बना, लेकिन लोग उस बंदे को या चोर ही समझना शुरू कर दिए, क्योंकि एक मीडिया ट्रायल हो जाता है। 24 अरकान पार्लियामेंट हैं, ये मिल बैठ के किसी नतीजे पे पहुंच सकेंगे?
देखिए अलीना, मेरे ख्याल में इनको पहुंचना तो चाहिए। अगर आप लॉजिकली सोचें तो मेरे ख्याल में कि हाँ ये होना चाहिए और होगा भी शायद, क्योंकि अगर ये नहीं पहुंचते तो फिर तो ये इन्हीं का अपना लॉस है, तीनों जमातों का, सब जमातों का, बल्कि पूरे हमारे सिस्टम का। मतलब आपको लगता है इस दफा कुछ सीरियसली सब्सटैंशियल हो सकता है? बेनजीर का कमेंट जानते हैं। जी बेनजीर। मैं तो कहूँगी कि सब्सटैंशियली कुछ नहीं होगा इस बार भी, और मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं रात को शिबली फराज साहब को सुन रही थी, वो डॉन पे एक चैनल पे बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, उनसे इसी सवाल पूछा गया कि नैब के कानून के बारे में। तो उन्होंने कहा कि देखें, अपोजिशन चाहती है अपनी पसंद का नैब का कानून लेके आए, वो चाहती है कि नैब के कानून को, उन्होंने कहा, सॉफ्टन करना चाहती है, और हम ये होने नहीं देंगे। बल्कि उन्होंने कहा हम नैब के कानून को डिफैंग नहीं होने देंगे। तो अगर आपका माइंडसेट ही ये है, अभी आप बैठे नहीं हैं, अभी आपने बातचीत शुरू नहीं की, लेकिन आपका माइंडसेट ये है कि जो दूसरी पार्टी है उसको आप पहले से शक की नज़र से देख रहे हैं कि पता नहीं उनकी नीयत क्या है, और आपकी भी शायद, और हो सकता है वो सही कह रहे हो कि अपोजिशन अपने पसंद का नैब का कानून लाना चाहती है, तो पहली बहस जो है वो वहीं पर रुक जाती है। तो उसके बाद बहस बढ़ना, आगे लेके जाना मेरा तो ख्याल से बड़ा मुश्किल होता है इस किस्म के माहौल में। देखिए, नैब के कानून को सिर्फ बदलना मेरे ख्याल से काफ़ी नहीं है, एक पूरा नैब का जो इदारा है उसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। और मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि आप, अब जैसे पिछले हफ्ते बात हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में कि 2001 से केसेस चलते चले आ रहे हैं, जिन्होंने फ़ाइल किए वो भी दुनिया से चले गए, लेकिन नैब में अभी तक वो केसेस चल रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, जो आजकल बात चल रही है कि इतनी अदालतें होनी चाहिए, एहतसाब की इतनी बढ़ा देनी चाहिए, क्वालिटी की हम बात नहीं कर रहे। नहीं, एक सेकंड अलीना, मैं अपनी बात मुकम्मल करना चाहती हूँ। क्वालिटी की बात ये है कि जो आपके तफ्तीशी, जो आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं नैब में, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है? 3000 एम्प्लॉय मुलाजमीन हैं नैब के, उनकी बैकग्राउंड क्या है, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, उनको लॉ के बारे में या कानून के बारे में पता है या नहीं पता? अच्छा, एक बड़े सीनियर नैब के अफसर हैं, मैंने उनसे ये पूछा और उन्होंने मुझे कहा, और बड़े फ़ख्र से कहा, बहुत सीनियर ये नैब के अफसर हैं, उन्होंने मुझे बड़े फ़ख्र से आगे से कहा कि आपको पता है नैब एक वाहिद इदारा है जहाँ पे ज़्यादातर जो मुलाजमीन हैं उनके पास मास्टर्स की डिग्री है। तो अब आप मुझे बताएं, ये यहाँ तक उन्हें बात ख़त्म कर दी, आज से आगे उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। अब आप मुझे बताएं, यहाँ पे पैनल पे भी बहुत से लोग हैं जिनके पास मास्टर्स की डिग्री है, तो हमें क्या वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बना देंगे? क्वालिटी की बात नहीं हम लोग कर रहे। नैब में ऐसे ऐसे अफसर हैं जो पिछले 20 साल से नैब में ही हैं, उनकी प्रमोशन किस बेसिस पे हो रही है, किस मेरिट्स पे हो रही है? मुशर्रफ के दौर से अभी तक वो नैब में है, क्यों प्रमोशन हो रही है? मतलब उनका ये बहुत ज़रूरी है जानना कि आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क क्या है। इस वजह से जब अदालत में ये केस जाता है तो आगे चल ही नहीं पाता, क्योंकि आपने तहकीकात ही नहीं सही की होती। बड़े लेजिट पॉइंट्स उठा रही हैं बेनज़ीर, और आपने जो बात कही है आज, बल्कि गुज़श्ता रोज़ इसका अदालती समाअत में भी जिक्र आया और कहा गया कि कवायद हैं, तो फिर SOPs बनाने की हिदायत भी की है नैब को। बहरहाल हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनमें से 2 लोग समझते हैं कि जी हाँ हो सकता है, जिनमें महमल और भट्टी साहब शामिल हैं, और मज़हर साहब, बाबर साहब और बेनज़ीर को लगता है कि नहीं जी, कुछ संजीदगी से नहीं हो सकता।